हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैश्विक आर्थिक मंदी, इट मीन्स ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें सन 1700 से लेके 1947, यानी कि 1700 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है। 1947 में हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली यानी आज़ादी मिली। और 1700 से लेके 1947 तक के इतिहास को, यानी हम लोग कह सकते हैं करीब करीब 250 सालों का जो इतिहास है, इसको इतिहासकारों के द्वारा नाम दिया गया है समकालीन दुनिया, यानी कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो देखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अगर आप लोग सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, किसी भी पोस्ट के लिए, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी समकालीन दुनिया में से ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे भरपूर मात्रा में और भर भर के क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस के एग्जाम्स में। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए। इसमें से देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन सेकंड, वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर्स को हम थर्ड कह सकते हैं, एंड वर्कर्स एंड लेबर मूवमेंट्स को फोर्थ हम कह सकते हैं। इट मीन्स ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जो समकालीन दुनिया में इंक्लूड किए जाते हैं और इनसे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से फर्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देख लीजिएगा, ताकि आपको ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी आज की वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी को समझने के लिए आपको औद्योगिक क्रांति को समझना आवश्यक है। क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो औद्योगिक क्रांति से ही शुरू होती है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, बहुत बड़ा कारण माना जाता है वैश्विक आर्थिक मंदी के शुरू होने का। इसी के साथ साथ में वैश्विक आर्थिक मंदी के शुरू होने का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैश्विक आर्थिक मंदी क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसके स्टार्ट होने के क्या रीजंस थे, इसके क्या परिणाम रहे, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कब कहेंगे कि दुनिया में मंदी आ गई है या फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कब कह सकते हैं कि मंदी या इकोनॉमिक डिप्रेशन किसी भी कंट्री में या फिर दुनिया में आया है, हमारी अर्थ पे या पूरी विश्व में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है। ये दो पॉइंट से डिसाइड होता है। पहला पॉइंट, या तो किसी देश में या फिर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 2 सालों तक लगातार निरंतर मंदी बनी रहे, यानी कि रिसेशन बना रहे 2 सालों तक लगातार। सेकंड पॉइंट हम कहेंगे कि अगर किसी देश की या फिर पूरी विश्व की जीडीपी में 10% से ज़्यादा की गिरावट हो। अगर किसी देश की जीडीपी में 10% से ज़्यादा की गिरावट है और 2 सालों से लगातार किसी देश की जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है, तो हम लोग कहेंगे कि उस देश के अंदर मंदी यानी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। बट अगर यही चीज़ पूरे विश्व में देखने को मिले कि 2 सालों तक लगातार इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि निरंतर मंदी देखी जाए और 10% से ज़्यादा गिरावट देखी जाए जीडीपी में पूरे विश्व के अंदर, तो हम कहेंगे कि पूरे विश्व के अंदर मंदी आ गई है और पूरे विश्व के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसको पूरे विश्व ने, यानी कि हम कहेंगे कि पूरे विश्व में ये ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। देखिए स्टूडेंट्स, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है कि 1920 ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत कब हुई। तो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में देखने को मिलती है। इसी के साथ में ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, वैश्विक आर्थिक मंदी के कुछ फीचर्स हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक मंदी में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इट मीन्स बेरोजगारी की जो दर है उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है इकोनॉमिक डिप्रेशन में। क्योंकि जब देश के पास या विश्व के पास पैसा ही नहीं होगा,
बिजनेस नहीं होगा, फैक्ट्रीज नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, तो बेसिक सी चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दर डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इसी के साथ में वैश्विक आर्थिक मंदी में लो आउटपुट यानी कि कम आउटपुट भी देखने को मिलता है। कम आउटपुट का मतलब ये होता है कि फैक्ट्रीज में जो सामान बन रहा है उसका आउटपुट नहीं हो पाता, यानी सेल नहीं हो पाती, बिक्री नहीं हो पाती, इसको हम कहते हैं लो आउटपुट। साथ ही में लो प्रोडक्टिविटी यानी कम उत्पादकता भी होती है, क्योंकि जब किसी फैक्ट्री किसी इंडस्ट्री में आउटपुट ही नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही है, तो वो अपने सामान अपने गुड्स को अपने उत्पादों को क्यों बनाएगी, उत्पादन क्यों करेगी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री। इसलिए लो प्रोडक्टिविटी यानी कि कम उत्पादकता रेट भी देखने को मिलती है वैश्विक आर्थिक मंदी में। लो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि कम निवेश। अब देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसको आउटपुट नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो इन्वेस्टमेंट भी वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों करेगी। तो लो इन्वेस्टमेंट रेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। रिड्यूस्ड इंटरनेशनल ट्रेड यानी पूरे विश्व में जो ट्रेड होता है, एक देश से दूसरे देश के साथ जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। फ्लक्चुएटिंग करेंसीज यानी कि देखिए पैसे, रुपए की जो वैल्यू है वो भी कम और ज़्यादा, ये डॉलर की वैल्यू भी कम और ज़्यादा देखने को मिलती है लगातार। तो ये क्या है, ये सभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने जाना था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आप लोगों ने देखा था कि ये सभी जो चीज़ें थी ना, ये सभी चीज़ें काफ़ी फल फूल रही थी, काफ़ी डेवलप कर रही थी। इनके अपोजिट मीन्स जैसे यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी अच्छी थी, यानी कि सभी लोगों के पास रोजगार था, सभी लोगों के पास में पैसे थे, अच्छी मात्रा में सेल हो रही थी कंपनियों की, इंडस्ट्रीज की, अच्छी मात्रा में लोग उत्पाद कर रहे थे, कंपनियां उत्पादन कर रही थी, प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी थी, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। बट उसी के अपोजिट इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी में ये सभी चीज़ें काफ़ी डाउन चली गई। जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि हम कहेंगे कि औद्योगिक क्रांति के अंदर ये सभी चीज़ें फल फूल रही थी, वहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्लोबल आर्थिक मंद जो वैश्विक आर्थिक मंदी है, इसमें ये सभी चीज़ें काफ़ी डाउन चली गई। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 की महान मंदी और बाद के वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन और बेरोजगार के दर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 के बाद में, यानी इसी 1929 ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान अमेरिका और यूरोप, इन दोनों जगह पर बेरोजगारी यानी रोजगार के जो दर की स्तर थी उसमें, और प्रोडक्ट्स का जो उत्पादन था उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट वाज लो, जो गुड्स की डिमांड थी मार्केट में वो काफ़ी लो हो गई थी। डेफिनेट सी बात है, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो हर एक व्यक्ति अपने गुड्स की, अपने जितने भी सामान हैं जो वो परचेज करते हैं, उन खरीदने की मात्रा में गिरावट कर देंगे। और इसी वजह से जो गुड्स की जो डिमांड थी मार्केट के अंदर वो काफ़ी लो हो गई। मैनी फैक्ट्रीज वर लाइंग आइडल, वर्कर्स वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब, और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज थी वो बंद होने की कगार पर थी, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स की सेल ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कैसे ही मेंटेन कर पाएंगी अपने आप को। और इस वजह से जो वर्कर्स थे, जो श्रमिक थे, उनको जॉब्स से निकाला जा रहा था। अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े जगहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से वर्कर्स को निकाला जा रहा था, उनको थ्रो आउट किया जा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन इट मीन्स वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से देखी जाती है। द यूएसए, द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन सून आफ्टर द न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट क्रैश ऑन 29 अक्टूबर 1929। देखिए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत कब हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। 29 अक्टूबर 1929, इस दिन क्या हुआ कि जो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक मार्केट था वो अचानक से गिरा। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क का जो स्टॉक मार्केट था 29 अक्टूबर 1929 के दिन अचानक से इतनी ज़्यादा मात्रा में गिरा कि जिसकी वजह से इस दिन फ्रेंड्स कौन सा डे था, ट्यूसडे, इस दिन ट्यूसडे था,
29 अक्टूबर 1929 को ट्यूसडे था, और इस दिन न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट धड़म से नीचे गिरा, और इसी वजह से इसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? ब्लैक ट्यूसडे। विच सेंट द वॉल स्ट्रीट इन द पैनिक एंड वाइप्ड आउट मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर। और क्योंकि स्टॉक मार्केट धड़म से नीचे गिरा, तो मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर यानी कि लाखों की संख्या में जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा डूब गया पूरे अमेरिका में। बहुत एक तरह से शोर शराब हो गया, क्योंकि पूरे अमेरिका के जो लोग थे, इससे पहले का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सभी लोग अमीर हो चुके थे, लोगों के पास में भरपूर मात्रा में पैसा था, तो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक मार्केट्स में। और जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो अचानक से स्टॉक मार्केट धड़म से नीचे गिरा, तो अमेरिका के 90% से ज़्यादा जो लोग थे उनका पैसा अचानक से डूब गया। और जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसा डूबा लोगों का, तो पूरे अमेरिका में एक शोर हो गया, और इसी को कहा गया है ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत, जो कि 29 अक्टूबर 1929 से स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइंस इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। देखिए फ्रेंड्स, इस समय में काफ़ी सारे जो पार्ट्स थे दुनिया के, उन्होंने प्रोडक्शन में कमी को फेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस किया, इनकम्स में गिरावट को फेस किया, और ट्रेड यानी व्यापार में भी गिरावट को फेस किया। एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एंड रीजन्स वर वर्ष अफेक्टेड। जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी, देखिए एग्रीकल्चरल कम्युनिटी ने काफ़ी बड़ी मात्रा में डेवलप किया था किस समय पे स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय, यानी औद्योगिक क्रांति के समय, क्योंकि मशीनों से इंडस्ट्रीज का, मशीनों से एग्रीकल्चर मशीनों के द्वारा की जाती थी। दिस वाज बट इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय में यही एग्रीकल्चरल जो कम्युनिटीज थी उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। दिस वाज बिकॉज ऑफ द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस वाज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइस में काफ़ी बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट काफ़ी लंबे समय तक बनी रही। और देखिए, अगर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे उनकी मात्रा में गिरावट कुछ समय के लिए होती तो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, बट ये गिरावट काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिली। इसलिए जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी वो भी बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्ट हुई, प्रभावित हुई इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से, यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी से। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था, कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933। यानी कि स्टूडेंट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से 1933 तक के समय को ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा गया है। अब देखिए, इसके काफ़ी सारे रीजंस थे, काफ़ी सारे कॉजेज थे कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। तो इसका सबसे पहला रीजन हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेंड अ बिग प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग हिस्ट्री को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, यानी कि औद्योगिक क्रांति से। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने जाना था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे यानी एग्रीकल्चर था, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि मशीनों के इस्तेमाल ने एग्रीकल्चर को काफ़ी आसान कर दिया था। जहाँ 100 लोगों की आवश्यकता थी, वहाँ 5 लोग ही पूरे एग्रीकल्चर के काम को संभाल लेते थे, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी डबल से ट्रिपल से 4 गुना से ज़्यादा एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी उत्पादकता बढ़ गई थी। बट ये उत्पादकता बढ़ना यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ओवर प्रोडक्शन यानी कि हद से ज़्यादा मात्रा में जो प्रोडक्शन हो रहा था खेती का, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, है ना? क्योंकि प्रोडक्शन तो ओवर प्रोडक्शन हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, बट उसके लिए सेल करने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। फार्मर्स ट्राइड, जब प्राइसेस फेल हुए यानी कि प्राइसेस डूबे, तो क्या हुआ, जो फार्मर्स जो किसान थे उन्होंने ट्राइड किया टू काउंटर द प्रॉब्लम बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एंड ट्राइड टू सेल मोर इन द मार्केट टू मेंटेन देयर इनकम। तो किसानों ने क्या सोचा कि अगर प्राइस कम हो गए फसलों के, तो हम लोग क्या करते हैं और ज़्यादा फसल उगाते हैं ताकि हम लोग अपनी इनकम को मेंटेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए कि कोई एक किसान है, वो 100 रुपये पर मंथ अपने एग्रीकल्चर से इनकम कमा रहा है, बट अचानक से क्या होता है कि प्राइस डाउन हो जाते हैं और अब उसकी इनकम हो जाती है 50 रुपीज़ पर मंथ। तो किसानों ने क्या करा, अपनी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया ताकि वो इस 50 रुपीज़ को 100 रुपीज़ की सेल में चेंज कर सकें। बट हुआ क्या कि उनकी जो ओवर प्रोडक्टिविटी थी, उन्होंने जो ज़्यादा सामान यानी ज़्यादा खेती करके ज़्यादा प्रोडक्ट्स को का उत्पादन किया, वो उनके गोडाउन्स में रखे रह गए, यानी कि गोडाउन्स में रखे रखे वो क्या क्या हो गए, इतने सड़ गए, और वो अब एनिमल्स के या फिर ह्यूमंस के किसी के भी कंजप्शन के लायक नहीं बचे, यानी कि वो खराब हो गई। तो इस वजह से एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन था ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए। इन्वेस्टमेंट्स इन द मिड 1920s many countries financed their investments through loans from the USA। देखिए 1920 के समय तक बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो अपनी कंट्रीज को और अपनी इंडस्ट्रीज को चला रही थी, और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लोन लेने के बाद में इट मीन्स बहुत सारी कंट्रीज चल रही थी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पैसों से। एज साइंस ऑफ ट्रबल बिगेन द लीडर्स बिगेन टू पैनिक। जैसे ही लोगों को लगा अमेरिका में कि भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी आ रही है, as loans from the USA reduced, foreign countries which were depending crucially on the USA now faced an acute फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अमेरिका ने क्या किया, जो दूसरी कंट्रीज को लोन्स देते थे वो सभी लोन बंद कर दिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक इतना बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, और उस स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, और उसकी वजह से अमेरिका ने क्या किया, दूसरे देशों को लोन देना बंद कर दिया। तो इससे जो देश बहुत बड़ी मीन्स हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिपेंड थे अमेरिका के पैसों पर, अमेरिका से लोन लिए हुए पैसों पर जो डिपेंड कंट्रीज थी, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा। और यही फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस क्योंकि अमेरिका ने दूसरी कंट्रीज को पैसा देना बंद कर दिया, तो ऐसे में दूसरी कंट्रीज, जो कंट्रीज अमेरिका के पैसे पर डिपेंड थी, वो अपने आप को कैसे रन कर सकती थी। तो इस वजह से ही इसको बहुत बड़ा रीजन माना जाता है वर्ल्ड वॉर सेकंड का। किस चीज़ का स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर सेकंड का। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हर इतिहास के अंदर एसएसटी के अंदर हर एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्शन कुछ ना कुछ होता है, बस हमें वो कनेक्शन फाइंड करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो डेवलपमेंट हो रहा था, वही एक बहुत बड़ा रीजन बना इकोनॉमिक डिप्रेशन का। और इकोनॉमिक डिप्रेशन में जो जो डिसीजंस लिए गए अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, वो डिसीजन रीजन बने वर्ल्ड वॉर सेकंड के। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इकोनॉमिक पॉलिसी। As a result of world wars, every country adopted the self-reliant economic policy, which was primarily meant to regulate the import of any country. Custom duties were raised and limitations was imposed on imported goods. Free trade policy was rejected with checked the other countries to help them to overcome from war debt and adverse balance of payment situations। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या किया कि अलग अलग कंट्रीज, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चुका था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था, तो हर एक कंट्री ने क्या सोचा कि हम लोग सेल्फ रिलायंट कंट्री बनेंगे, यानी कि हम लोग अपना सारा प्रोडक्शन खुद करेंगे, और दूसरी कंट्रीज को ना कुछ सेल करेंगे और ना दूसरी कंट्रीज से कुछ परचेज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना, क्योंकि जब दूसरी कंट्रीज को सेल नहीं किया जाएगा, तो ऐसी कंट्रीज जो कि दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड थी, वो अपने फूड की सप्लाई को कैसे मेंटेन रख सकती हैं, वो अपनी फूड की जो प्रॉब्लम थी, जो दूसरी कंट्रीज से परचेज करके अपनी फूड की समस्या को सॉल्व करते थे, वो अपने फूड की समस्या को कैसे अब सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर काफ़ी सारे, जैसे कि जहाँ तक कि हम लोग कहेंगे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में भुखमरी फैल गई। और ये भुखमरी इतनी ज़्यादा थी कि आप लोग देखिए यहाँ पर, ये अमेरिका के ही कुछ लोग हैं जिनके हाथ में आप लोगों को देखिए वांटेड अ डिसेंट जॉब फैमिली में, कैसे पोस्टर्स लिए हुए हैं कि हमें एक डिसेंट जॉब चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, और हम कह सकते हैं कि भुखमरी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा जॉब मांगने के लिए और खाना मांगने के लिए, फूड मांगने के लिए।
एक्सटेंसिव फ्लक्चुएशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ट्रेड के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई, कभी भी मीन्स इतने ज़्यादा उतार और चढ़ाव आए कॉमर्स यानी ट्रेड के अंदर, और ये बहुत बड़ी संख्या में ये उतार और चढ़ाव भी काफ़ी बड़े रीजन थे ग्रेट डिप्रेशन के। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं कि हमारा इंडिया यानी कि इंडिया एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट एक समय ऐसा भी था मेजर पोर्शन ऑफ गोल्ड वाज अक्यूमुलेटेड इन अमेरिका एंड फ्रांस, यानी कि गोल्ड का बहुत सारा जो पार्ट था वो अमेरिका और फ्रांस में ही रखा गया था। अ शॉर्टेज इन द कंट्रीज, और इस वजह से क्या हुआ कि गोल्ड की शॉर्टेज हो गई पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर, और गोल्ड की इस शॉर्टेज की वजह से ही ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स गोल्ड एक ऐसी वस्तु है जिसके जैसे हम कह सकते हैं करेंसी, करेंसी का फ्लो जिस प्रकार से एक कंट्री के अंदर बहुत आवश्यक होता है, सेम इसी प्रकार से गोल्ड का फ्लो भी किसी भी कंट्री के या इकोनॉमिक के लिए बहुत आवश्यक होता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड वॉर, एंड इसी साथ में हम लोगों ने देखा कि देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर काफी बड़ी मात्रा में जो वॉर के इक्विपमेंट होते हैं, वॉर के एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि बंदूकें होती हैं, तोप होती हैं, गोले होते हैं, लड़ाकू जहाज होते हैं, इन सभी की डिमांड में काफी बड़ी मात्रा में इनकी डिमांड बढ़ी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया तो इन सभी की जो डिमांड्स थी वो बिल्कुल अचानक से धड़म से नीचे गिरी, और जैसी इनकी मांग यानी कि इनकी डिमांड नीचे गिरी, तुरंत जितनी भी फैक्ट्रीज थी जो कि वॉर इक्विपमेंट्स बनाती थी, यानी कि लड़ जो युद्ध के इक्विपमेंट बनाती थी, वो सभी कंपनीज, वो सभी फैक्ट्री, वो सभी इंडस्ट्रीज अचानक से बंद हो गई, क्लोज हो गई। और क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज अचानक से क्लोज हो गई तो उनके अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते थे वो सभी क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने का भी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होना भी एक रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट के रेज होने के लिए। यूज ऑफ लार्ज मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी बड़ी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल होता था उससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी बट डिमांड अचानक से घट गई तो ये भी एक बड़ा रीजन था ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन है कि महामंदी के क्या प्रभाव पड़े थे। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ा कि वर्ल्ड ट्रेड अचानक से 60% से 80%, 60% के आसपास वर्ल्ड ट्रेड में डिक्रीज हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 80% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंची पूरे विश्व के अंदर। तो ये काफ़ी बड़े बड़े प्रभाव थे जिससे पूरे दुनिया के अंदर हम देखें तो 1.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ये पूरी दुनिया के अंदर 1.5 करोड़ हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी छोटा रिजल्ट है, काफ़ी छोटा नंबर लग रहा हो, बट रियलिटी में उस समय पर 1.5 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा थे पूरी विश्व के अंदर, क्योंकि उस समय पे पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज के समय पर है। इफेक्ट्स ऑन द यूएसए, यूएसए के अंदर भी देखिए वैसे सभी पॉइंट्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फार्मर्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, जो फार्मर्स थे वो उनकी जो हार्वेस्ट थी उनकी फसलें थी उसको सेल नहीं कर पा रहे थे, है ना। हाउस होल्ड्स फॉर रूइंड एंड बिजनेस कलेप्स, और बिजनेस वगैरह से फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो कलेप्स हो गई, गिर गई, गिरावट देखने को मिली। मैनी पीपल कुड नॉट रीपे लोन्स, और बहुत सारे जो लोग थे वो अपने लोन्स को बैंकों को पे नहीं कर पा रहे थे, और इसके बदले में बैंक्स ने उनकी कार्स, होम्स एटसेट्रा वगैरह उनको एक तरीके से जब्त कर लिया, उनको ले लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इमरजेंस ऑफ वेपन इकोनॉमी, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समय जो वेपन की इकोनॉमी जो इंक्रीज हुई थी, बट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में अचानक से जो ग्लोबल जो वेपन इकोनॉमी डिक्रीज हुई, ये भी एक काफ़ी बड़ा रीजन बना इकोनॉमिक डिप्रेशन का। पीपल बिकेम डिफेंसिव, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन में से क्या हुआ, देखिए ये काफ़ी बड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जिनको कहा जाता है कि इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन का अंत किया, यानी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन का अंत यानी एंड करने वाले अगर किसी प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाए यूएसए के, तो वो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। और
इन्होंने मतलब हम कह सकते हैं कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन का अंत किया। तो इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है न्यू डील प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि वैश्विक आर्थिक मंदी यानी ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे, किस प्रकार से और किसने इसको खत्म किया, और ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन के कंसिक्वेंसेस क्या थी, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन के कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे, ये सभी चीज हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस की। एंड इसी के साथ में लास्ट में एंड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी का अंत हुआ विद द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से वर्ल्ड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का अंत हुआ यानी एंड हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।